जय हिंद दोस्तों, यहाँ पर यूपी बोर्ड क्लास 10th का हिंदी का पेपर फुल सोल्यूशन रहेगा क्योंकि आज एग्जाम था। वही पेपर हम यहाँ पर सॉल्व करवाएंगे। आप अपने को जांच लेना कि आपने कितना सॉल्व किया है, आपने कितना सही किया है, तो नंबर आप अपना आंकड़ा लगा सकते हैं। तो चलिए पूरा का पूरा सोल्यूशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन जो है वो आप पढ़े होंगे, आपने सॉल्व किया है, तो इसको हम नहीं देखते हैं, ज़्यादा समय लग जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो इतना जान लेते हैं कि 20 नंबर ऑब्जेक्टिव था, 50 नंबर वर्णनात्मक था, 20 नंबर ओएमआर शीट पे करना था, 50 नंबर का जो है आपको लिखना था। तो चलिए देख लेते हैं प्रश्न यहाँ पर कि चिंतामणि के रचयिता कौन है। तो चिंतामणि के जो रचयिता थे वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है चिंतामणि की रचना की है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कि पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है। तो पंच परमेश्वर कहानी के लेखक जो है वो मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। नेक्स्ट, जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, तो यहाँ पर नहीं लिखा है। तो यहाँ पर जो है ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये तीनों जो है ध्रुव जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। लेकिन जो लहरों की राजहंस है या मोहन राकेश की रचना है, न कि जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं। तो शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक जो है अगेय जी हैं। ठीक है, कौन है? अगेय जी हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कि अपनी खबर आत्मकथा के लेखक कौन है। तो अपनी खबर आत्मकथा के लेखक जो है वो कौन है? तो अपनी खबर आत्मकथा के लेखक जो है वो पांडे बेचन शर्मा उग्र हैं। ठीक है, पांडे बेचन शर्मा उग्र। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए भूषण किस युग के कवि हैं। तो भूषण जो है रीतिकाल के कवि हैं। रीतिकाल में प्रमुख कवियों में भूषण है और बिहारी जी हैं। ठीक है, तो रीतिकाल ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए ललित कलाम जो है रचना है किसकी? तो मतीराम की है। किसकी है? मतीराम की रचना ललित कलाम है। नेक्स्ट यहाँ पर यशोधरा किसकी रचना है? तो यशोधरा जो है मैथिली शरणगुप्त की रचना है। किसकी है? मैथिली शरणगुप्त की रचना है। नेक्स्ट आंगन के पार द्वार जो है किसकी रचना है? तो आंगन के पार द्वार जो है वो अगेय जी की रचना है। किसकी है? अगेय जी की रचना है, जिन पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था और संस्कृत के 4 अध्याय पर जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था अगेय जी को। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना। नेक्स्ट दीपशिखा काव्य संग्रह है किसका? तो दीपशिखा। ठीक है, सांध्य गीत, ये सभी जो है किसके हैं? तो महादेव वर्मा की रचनाएं हैं। किसकी हैं? महादेव वर्मा की। नेक्स्ट करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो करुण रस का स्थायी भाव आपके यहाँ 2 ही रस था, करुण और हास्य। तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। क्या होता है? शोक होता है। नेक्स्ट कि चरण कमल बंदो हरिराई, तो चरण रूपी कमल। ठीक है, यानी उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो रहा है। तो यहाँ पर जो है आपका रूपक अलंकार सही हो जाएगा। कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए यह सम्मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। यह लक्षण किस छंद का है? तो यानी परिभाषा जो है किस छंद का है? तो रोला छंद में जो है 24 मात्राएं होती है, 4 चरण होते हैं और 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। तो आपका रोला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो परि प्लस आवरण होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट यहाँ पर 15 नंबर महानता शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो महान प्लसता यानी कि महानता, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट सुख दुख में जो है कौन सा समास है? तो जिसमें डैश लगा रहता है, मैंने बताया था यहाँ पर द्वंद्व समास होता है। कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है, सुख और दुख। तो यहाँ पर द्वंद्व समास है। ठीक है, द्विगु समास का होता है जहाँ पर संख्या रहता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कि अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, नहीं है। तो अनल, पावक, ज्वाला ये सभी अग्नि के पर्यायवाची हैं, लेकिन अनिल जो है वो हवा का पर्यायवाची है, न कि अग्नि का पर्यायवाची है। नेक्स्ट अभ्युदय का संधिविच्छेद क्या होता है? तो अभ्युदय का संधिविच्छेद जो है अभि प्लस उदय होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 90 नंबर मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन होता है। तो मधु का जो है पंचमी विभक्ति का एक वचन जो है वो मधुना होता है। क्या होता है? मधुना होता है। षष्ठी विभक्ति के एक वचन में भी मधुना ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पठिष्यता शब्द धातु रूप है। ठीक है, पठिष्यता धातु का शब्द रूप जो है वचन और पुरुष क्या है? पठिष्यता। तो पठिष्यता जो है लिटरल आकार का है, ये मध्यम पुरुष का द्विवचन है। तो मध्यम पुरुष द्विवचन किसमें है? ऑप्शन नंबर सी में आपका सही है। तो ये 20 नंबर ओएमआर शीट वाले हो गए, जो कि सभी हमने आपको करेक्ट बता दिया। आप अपना समझ लेना कि आपने क्या सही किया, क्या गलत किया। अब बात करते हैं वर्णनात्मक प्रश्न की। तो इसमें एक प्रश्न करना था दो में से। तो यहाँ पर देखिए सरोही पास आया, ममता ने रुक कर कहा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ गया क्या? ममता। तो ममता किसकी रचना है? तो ममता जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है आपके यहाँ। ठीक है, तो आप इसको आसानी से कर पाए होंगे। और उसके बाद देखिए तो यहाँ पर जो प्रश्न है उसके थ्रू हम आंसर देते हैं। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ, तो यह जो गद्यांश था इसके लेखक कौन थे? जयशंकर प्रसाद। पाठ का नाम क्या है? ममता है। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पर गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या देख रहे हैं आप। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। तो यहाँ पर जो है जो ममता है वो क्या कहती हैं कि ममता कहती हैं कि भगवान ने भी शायद मेरी सुन ली, तभी से आज तक झोपड़ी के स्थान पर कोई मकान बनवाने कोई नहीं आया। आज मेरे जीवन का समय पूर्ण हो चुका है। मैं इस झोपड़ी को छोड़कर हमेशा के लिए दूसरे लोक में जा रही हूँ, अर्थात अब मुझे किसी भी तरह का डर या भय नहीं है। अब जिसकी जैसी इच्छा हो, चाहे जो मकान बनाए, चाहे जो महल बनाए, अब मैं इस झोपड़ी की मोह माया से दूर हो गई हूँ तथा इस संसार से दूर दूसरे संसार यानी लोक में जा रही हूँ, अर्थात मैं अब इस संसार को छोड़कर जो है स्वर्ग लोक जा रही हूँ। ठीक है, चिर विश्राम को जा रही हूँ। ठीक है, तो ये जो है इसकी क्या है? गद्यांश की व्याख्या है। तो आप अपने शब्दों में किए होंगे, बहुत अच्छी बात है। 2 नंबर का रहता ही मिल जाएगा, टेंशन ना लीजिए। ममता के आजीवन भयभीत रहने का क्या कारण था? तो ममता के आजीवन भयभीत रहने का केवल एक ही कारण था
कि वह जो है यह सोच रही थी कि एक मुगल सम्राट आएगा और इस मेरी झोपड़ी को तोड़कर यहाँ पर जो है एक महल बनाएगा। इसी को सोचकर जो है वो भयभीत रहती थी। चलिए अथवा करके जो ऑप्शन है यहाँ पर देखिए, कितना जीवन बरस पड़ा है, तो कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर। तो यहाँ पर पूरा पढ़ते हैं तो हमें क्या मिलता है कि अजंता पाठ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अजंता पाठ से। तो अजंता को किसने लिखा है? भगवत शरण उपाध्याय ने लिखा है। किसने लिखा है? भगवत शरण उपाध्याय ने जो है अजंता की रचना की है आपके यहाँ। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के थ्रू हम लोग प्रश्न उत्तर देते हैं। ऊपरी गद्यांश का संदर्भ, तो यहाँ पर पाठ का नाम जो है अजंता है और जो है लेखक का नाम जो है भगवत शरण उपाध्याय है। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, तो रेखांकित अंश देखिए कहाँ पर है, ये ऊपर है। कितना जीवन बरस पड़ा है, इसकी क्या करनी है? व्याख्या करनी है, यानी कि जो है अर्थ बताना है एक प्रकार से। तो कितना जीवन बरस पड़ा है, तो ध्यान दीजिए लेखक इसमें कहता है कि जो अजंता की गुफाएं हैं उनमें जो भी चित्र निर्मित हैं वो भावनात्मक रूप से कहते हैं कि इन दीवारों पर की गई जो नक्काशी यानी चित्रकारी इतनी सजीव है कि जैसे वे मात्र मूर्ति न होकर जीवित हैं, जीवित प्राणी हैं। इन दीवारों पर मानो जीवन स्वयं ही उतर आया हो। अजंता की इन कलात्मक अभिव्यक्तियों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो यहाँ विभिन्न पक्षों को अजायब घर हो और उसका द्वार खुला छोड़ दिया गया हो। ठीक है, तो ये है जिसकी व्याख्या। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न। तीसरा प्रश्न जो है इसमें क्या कह रहा है कि कलाकारों के हाथों से क्या क्या सिरजते चले गए हैं। ठीक है, कलाकारों के हाथों से क्या क्या सिरजते चले गए हैं। तो अजंता की गुफाओं की दीवारों पर कलाकारों के हाथों राजा और कंगले, विलासी और भिक्षु, नर और नारी, पशु और मनुष्य आदि से संबंधित सभी चित्र जो है सिरजते चले गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप जो इसका आंसर है यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं कि राजा और कंगले, बिलासी और भिक्षु, नर और नारी, मनुष्य और पशु सभी कलाकारों के हाथों से रस्ते चले गए हैं। ठीक है, तो ये आंसर आपको पूरा 6 नंबर यहाँ कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं पद्यांश पर। तो पद्यांश देखिए, पुरते निकसी रघुवीर बधु धीर धरि धीर दय मग में दग द्वई, झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुराधर वहीं। ठीक है, तो यह जो है हम लोग पढ़ते हैं, अगर आपने पढ़ा है तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये वन पथ पर पाठ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? वन पथ पर पाठ से लिया गया। उसको लिखा किसने? तुलसीदास जी ने लिखा है। और यह जो है कवितावली अयोध्या कांड से लिया गया है। कवितावली के अयोध्या कांड के जो है वन पथ पर से लिया गया है यह पद्यांश। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ क्या है? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के काव्यखंड के वन पथ पर शीर्षक से लिया गया है। इसके कवि जो हैं वो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं और यह रचना जो है कवितावली के अयोध्या कांड से ली गई है। तो यह जो है इसका संदर्भ हो गया। उसके बाद श्री राम के नेत्रों से आंसू क्यों बहने लगे? तो इसलिए बहने लगे क्योंकि सीता चलते चलते थकान महसूस करने लगती हैं और श्री राम से पूछती हैं कि अभी कितनी दूर चलना है। क्यों? क्योंकि उनके माथे से पसीना चूर रहा था। तो यह स्थिति देखकर जो है श्री राम के नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगती है और वह सोचने लगते हैं कि महलों में रहने वाली रानी आज जो है इस जंगल में चल रही है, कितना कष्ट हो रहा है। तो उनके जो है इसी बात से जो है आंसू बहने लगते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर तीसरा प्रश्न क्या है कि रेखांकित में पर्णकुटी करिहों की तुक में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर देखिए करिहों कित, ठीक है, दोनों में क्या है? काका की आवृत्ति है, इसलिए यहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो दूसरा अथवा करके आया है यहाँ पर कि मेवाड़ केसरी देख रहा केवल रण का न तमाशा था। तो यह जो है लिया गया है मेवाड़ केसरी देख रहा। तो यह जो है आपके पाठ में है कि है ये आप जो है हल्दी घाटी पाठ से लिया गया है। ये अब आपकी अगर किताब में होगा तो अच्छी बात है, नहीं है तब भी अच्छी बात है, क्योंकि पहला ऑप्शन आपने कर लिया होगा, बहुत आसान था, कठिन नहीं था, इसलिए कहा जा रहा है कि आप जो है आसानी से कर पाए होंगे तो आपको दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो है कहाँ से लिया गया है? तो हल्दी घाटी से लिया गया है। यहाँ पर हम प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न क्या है कि उपयुक्त पद्यांश का जो है संदर्भ लिखना है। तो यह जो है हल्दी घाटी से लिया गया पाठ और इसके लेखक कवि जो है श्याम नारायण पांडे हैं। ठीक, दूसरा प्रश्न है कि मेवाड़ केसरी किसे कहा गया है? तो मेवाड़ केसरी जो है वो महाराणा प्रताप को कहा गया है। तथा वह मान सिंह पर रक्त का प्यासा बनकर क्यों टूट पड़ता है? क्योंकि राणा प्रताप का रण कौशल इतना भयानक था कि वह अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए मान सिंह की सेना पर रक्त पिपासु बनकर टूट पड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए तीसरा प्रश्न है रेखांकित अंश में प्रयुक्त अलंकार का नाम क्या है? तो रेखांकित अंश में देखिए साथ साथ में जो है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, ये आप याद रखेंगे। और जो है यहाँ पर ले महामृत्यु, ठीक है, तो यहाँ पर जो है कोई अलंकार नहीं, मानव प्रत्यक्ष कपाली था, तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। साथ साथ में जो है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, बस बहुत है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर कि एक का क्या करना है? हिंदी अनुवाद करना है। 2 दिया गया है, तो बहुत ही आसान दे दिया गया था, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषा केंद्रम स्थलमस्ति, यह नगरी जो है भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा के केंद्र स्थली है। इत एवं संस्कृत वांग्मय से संस्कृत देश आलोका सर्वत्र प्रसिद्धिता, यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश सभी जगह फैला है। मुगल युवराजा दाराशिकोह अत्रागत्य, मुगल युवराज दाराशिकोह यहाँ आए थे, भारतीय दर्शन और शास्त्रों का अध्ययन करके गए थे। ठीक है, मुगल युवराज यहाँ पर आए थे और यहाँ आकर जो है भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था।
स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत्, वह जो है इनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुए कि यत तेन उपनिषदानुवादः फारसी भाषायां कारितः, कि इन्होंने जो है यानी कि दार्शनिकों ने जो है उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया। तो ये किस पाठ से लिया गया, संदर्भ क्या है, तो संदर्भ हमारा वाराणसी है, यानी प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, तो 2 नंबर प्लस 3 नंबर प्लस टोटल 5 नंबर मिल गया। नेक्स्ट यहाँ पर दूसरा देखिए कहाँ से आया है, तो नागरिका बहुल कालम यावत अचिंत्यत, ये तो हो ये वहाँ से लिया गया है, कहाँ से, प्रबुद्धो ग्रामीण से। ठीक है, तो इसका जो संदर्भ हो जाएगा क्या हो जाएगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित प्रबुद्धो ग्रामीण नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, ये संदर्भ हो गया। हम व्याख्या देख लेते हैं, तो नागरिका बहुल कालम यावत अचिंत्यत, जो नागरिक था यानी शहरी व्यक्ति था, बहुत देर तक सोचता रहा, क्या, परम पहेलिकायाम उत्तरम दातुम समर्था न अभवत्, बहुत देर तक सोचता रहा लेकिन पहेली का उत्तर देने में असमर्थ रहा। अतः ग्रामीणान अवदत्, अतः जो है उस ग्रामीण ने उस शहरी से कहा कि हम अस्याः पहेलिकाया उत्तरम जानामि, कि मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूँ। अहम अस्य पहेलिकायाः उत्तरम जानामि, तो यहाँ पर जो है न जानामी होना चाहिए। ठीक है, न जानामी होना चाहिए, तब ये जो है सही हो सकता था। चलिए देख लेते हैं, तो यहाँ पर जो है जो शहरी व्यक्ति है वो कहता है कि मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूँ। इदम श्रुत्वा ग्रामीणा अकथयत, यह सुनकर जो है वो ग्रामीण कहता है, तो यहाँ पर जो है ना जो है नहीं छपा है, यही गलती हुई इसमें। तो इदम श्रुत्वा ग्रामीणा अकथयत, यह सुनकर उस ग्रामीण ने कहा, किससे, उस शहरी से, यदि भगवान उत्तरम न जानाति, यदि तुम इसका उत्तर नहीं जानते हो, तहिर ददातु 10 रुपये काणी, तब तुम मुझे शर्त के अनुसार जो है 10 रुपये दो। अतः मलान मुखेन नागरिकेण, अतः जो है मलान मुखेन यानी मलिन मुख से, यानी कि बेकार मुंह बनाकर जो है जो शहरी व्यक्ति था समयानुसारम यानी शर्त के अनुसार जो है 10 रुपये ग्रामीण को दे देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पद्यांश आता है, तो यहाँ देखिए लिखा है सर्वभन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, ये कहाँ से लिया गया है, तो यह जो है भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है। ठीक है, और यह क्या है, सर्वभन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी निरोगी हों। ठीक है, सभी सुखी भी हों और सभी क्या हों, निरोगी भी हों। ठीक है, और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी भद्र को देखें यानी कल्याण को देखें, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, और कोई भी दुख भागी न हो। ठीक है, तो ये भारतीय संस्कृत पाठ से लिया गया था। और यह देखिए दूसरा, माता गुरुतरो भूमि खाद पितोश्चर अस्त्र। ठीक है, तो यह जो है किस पाठ से लिए गए पूछा जा रहा है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर माता गुरुतरो भूमि खाद, तो यहाँ पर युधिष्ठिर यक्ष के प्रश्नों के जवाब देते हुए कहते हैं क्या, कि माता गुरुतरो भूमि खाद, माता भूमि से भी अधिक भारी है। ठीक है, खाद पितो उच्च स्तर था, और जो पिता है आकाश से भी ऊंचा है। मनः शीघ्रतरम वाताद, और जो मन है वायु से भी अधिक तेज चलने वाला है। चिंता बहुतरी तृणात, और जो चिंता है तिनकों से भी अधिक दुर्बल है। ठीक है, तो यह जो है जीवन सूत्राणी पाठ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या है, खंड काव्य है, तो खंड काव्य में प्रतापगढ़ से जो था ज्योति जवाहर था, तो यहाँ पर ज्योति जवाहर जो है वो किसने लिखा है, तो देवी प्रसाद शुक्ल राही ने लिखा है। तो जो भी आप इसमें किए हों, चाहे जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण, चाहे जो किए हों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इन सब खंड काव्य को छोड़कर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जो लेखक का जीवन परिचय था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भगवत शरण उपाध्याय, जयशंकर प्रसाद, बहुत इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, आप लिख लिए होंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। कवियों में देखिए 4 ऑप्शन दे दिया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो 4 में से एक करना था, आप कर दिए होंगे, बहुत खुशी की बात है। नेक्स्ट देखिए, अपनी पाठ्य पुस्तक से एक श्लोक लिखना था। ठीक है, तो कोई भी एक श्लोक लिख दिए होंगे आप, जाहिर सी बात है आप लिख दिए होंगे। तो मान्यम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न शोचति, कामम हित्वा अर्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत्, जो भी आपने लिखा हो। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, वीरः केन पूज्यते, वीरः वीरेण पूज्यते, पदेन विना किम दूरम याति, पदेन बिना जो है पत्रम दूरम याति, या फिर पत्रम पदेन बिना दूरम याति। नेक्स्ट है चंद्रशेखर का आसीत, तो चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्ता आसीत। नेक्स्ट है अस्माकं संस्कृति की दृष्टि वर्तते, तो अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट निबंध आ जाता है, तो देश प्रेम, आतंकवाद की समस्या और समाधान, प्रदूषण और मानव जीवन, आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है कक्षा 12 के लिए 2 बजे से जो एग्जाम है उसमें भी आ सकता है, ऐसा संभावना जताई जा सकती है। ठीक है, तो ये जो है आप ना कंप्लीट किए हो तो कंप्लीट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। तो चलिए हम जान लेते हैं देश प्रेम। तो देश प्रेम पे हम हेडिंग केवल बताएंगे। यहाँ पर भूमिका हेडिंग, स्वदेश प्रेम एक उच्च भावना, स्वदेश प्रेम की अभिव्यक्ति के प्रकार, उपसंहार, ये स्वदेश प्रेम से। दूसरा है आतंकवाद की समस्या और समाधान, इसकी जो हेडिंग बनाएंगे वो बनाएंगे हम भूमिका, भारत में आतंकवाद, आतंकवाद के कारण आतंकवाद का निदान, उपसंहार। प्रदूषण और मानव जीवन, इसके लिए हेडिंग क्या बनाएंगे, तो इसमें तो आप महारथी हैं, आप छाप डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो भूमिका, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण के कारण, प्रदूषण से होने वाली हानियाँ, प्रदूषण को रोकने के उपाय, उपसंहार। ठीक है, आज़ादी के अमृत महोत्सव के लिए हेडिंग्स बनाएंगे। प्रस्तावना यानी भूमिका, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष, आज़ादी का अमृत महोत्सव क्या है, आज़ादी के अमृत महोत्सव जो है मनाने का उद्देश्य,
और आज़ादी के अमृत महोत्सव का जो है महत्व, आज़ादी के अमृत महोत्सव कब से कब तक, अमृत महोत्सव की कार्यक्रम और उसके बाद उपसंहार। तो ये सभी हेडिंग बन रही हैं, ठीक है। तो यह जो है हमारा क्लास 10th का फुल हिंदी सोल्यूशन कंप्लीट होता है। आज जो 16 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट यानी 8 से 11 बजे तक पेपर था कक्षा 10 वालों का, वो फुल सोल्यूशन है। तो आप यहाँ पर जो है कौन सा हमने सेट सॉल्व कराया जिससे आप समझ सकें, तो 801 DV को सॉल्व कराया है, ठीक है। तो कंप्लीट होता वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।